अब आ जाते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन पे। ठीक है, जो मेरे हिसाब से जितने मैंने करे हुए हैं, जितना मैंने पासवर्ड कंपाइल किए, ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल तरीन सवाल है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी कभी। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी बीच में। इजी विच ईयर, आई हैव नो आइडिया, मैं बाद में बता दूंगा, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है कोई भी ना टॉपिकल पासवर्ड खोलेंगे कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा ये। खैर, अ सिलेंडर एंड पिस्टन यूज्ड इन अ कार इंजन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.1। दिस इज अ कार इंजन, और उसमें ये पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर मूव अप एंड डाउन मूव करते हैं। The vertical motion of the piston in the cylinder is assumed to be simple harmonic. The top surface of the piston is at AB when it is at its lowest position. It is at CD when it is at its highest position. AB पे है lowest position, CD पे है highest position, as marked in figure 3.1. The displacement D of the piston may be represented by the equation D equals to minus 4 cos 220t, where D is measured in centimeters. State the distance between the lowest position AB and the highest position CD of the top surface of the piston. AB और CD के बीच में कितना distance होगा? You will not have to measure it with a scale मेरा बच्चा, क्योंकि देखो it is a cos का ग्राफ, 4 क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, यानी जो लोएस्ट पोजीशन है दैट इज अ -4 बिलो, और जो हाईएस्ट पोजीशन है दैट इज अ +4 अबव। सो -4 से जब +4 तक जाओगे तो क्या होगा, -4 +4 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल बड़ी मजे की बात जो है वो हमें यहाँ से पता चली है, वो क्या पता चली है, ज़ैनब आपका कैमरा खुल गया है, वो ये पता चली है कि एक बच्चे ने बताया वी विल मेजर इट विद अ स्केल, तो उन्होंने ये क्वेश्चन जरा किया हुआ है शायद। ये जो है वो एक स्केल डायग्राम ही दी हुई है, लेकिन किसी खुशी में इन्होंने बताना जो है वो गवारा नहीं समझा बच्चों को कि ये स्केल डायग्राम है। ठीक है, कि पता नहीं क्यों नहीं बताया, लेकिन ये असल में एक स्केल डायग्राम ही थी। तो खैर स्केल से मेजर कर लेते हो जाता, बट इट इज एविडेंट फ्रॉम ओवर हियर, स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल आगे वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे वो जो है वो जो है वो स्केल डायग्राम्स है। ठीक है, और इसमें नहीं बताया हुआ कि स्केल डायग्राम है। ठीक है, मैं कुछ रिकॉर्डिंग में नहीं बोलने वाला, लेकिन वो कहीं और लीक वीक हो गई मसला हो जाएगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकंड बाय द पिस्टन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे निकलेंगे, मेड पर सेकंड। यस, परफेक्ट शाहजेब, शाहजेब यूर मैसेजिंग ऑन द रॉन्ग अकाउंट, लेकिन परफेक्ट। शाहजेब सेज भाई ये क्या चीज हुई आप लोगों को पता है, एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी। तो ये जो 220 है ये ओमेगा के बराबर है। 220 अगर ओमेगा के बराबर है तो ऐसा कर लेते हैं कि ये 220 को यू कैन इक्वेट टू अ 2 पाई अपॉन टी, और यू कैन ऑल्सो इक्वेट टू अ 2 पाई एफ। ठीक है, मजे की बात यह है कि अगर 2 पाई एफ से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालोगे तो फिर 1 को उस टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे, पर सेकंड पूछ रहे तो 1 सेकंड को उस टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ठीक है, खैर बहरहाल हम ये वाली अप्रोच कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी विल इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई। थैंक यू शाहजेब। 35, उसका मतलब है सब बच्चों ने ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, अब आएगा मजा। क्लास में किया हुआ है तो फिर तो आना चाहिए बच्चों को। अच्छा जी, on figure 3.1 draw a line to represent the top surface of the piston in the position where the speed of the piston is maximum. मैक्सिमम कहाँ होगी स्पीड ऑफ द पिस्टन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन। परफेक्ट शाहजेब, मीन पोजीशन पे क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा अब जब आप एग्जाम में बनाने जाओगे ये चीज, ये जो बीच वाली है, कुछ बच्चे हल्की सी सॉरी सॉरी अच्छा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे शायद ऊपर से हल्का सा ऊपर बना दे, कुछ बच्चे शायद नीचे से थोड़ा सा नीचे बना दे। ठीक है, क्योंकि हो सकती है गलती, कुछ जल्दी जल्दी में बस बीच में बना दिया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे अच्छा अपना सारे मार्क्स अपने कंजर्व करने के लिए भाई ये मार्क करके आ जाओ, ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, खुदा का वास्ता है मैं स्केल से मेजर नहीं कर रहा, मैं मार्क करके आ गया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा
तो ये करके आइएगा, बीच में बनाने में किसी का कुछ नहीं पता, कोई ऊपर ना दे कोई नीचे ना दे, ये मार्क करके आ जाएंगे, एग्जामिनर को स्केल भी रखना पड़ेगा, वैसे ही मार्क्स देगा। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पिस्टन। सो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था? यस, वी एक्स नॉट लिखा है पूरा, वी इक्वल्स टू होएगा वी नॉट विल इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है जी, ये याद रखने हैं फॉर्मूला। वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा क्या था आपका? 220, 220। अच्छा जी, एक्स नॉट को मैं सेंटीमीटर में डाल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड में ही पूछा हुआ है। एक्स नॉट क्या था? अच्छा, एक्स नॉट क्या डालू, 4 डालू 8 डालू? शुड आई पुट इन 4 और 8? वेट, 8। आजेन सेज 8। नहीं आजेन मेरा बच्चा, क्यों? एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वो 4 है। ठीक है, 8 क्या था? 8 ये था कि यहां से लेके यहां तक, यानी ये ऐसा ग्राफ है, ये मिनिमम से शुरू हुआ और फिर इस तरह से जाएगा, यानी ये -4 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। ठीक है, सो आपने क्या लेना है, आपने सिर्फ एम्पलीट्यूड लेना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 4। ठीक है ना? अभी ग्राफ भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ के बगैर ये सवाल हो नहीं सकता। खैर, दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर में रख रहा हूं ताकि सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाए, ये आ गया 880। सही है जी। अब आ जाते हैं, द इंजन ऑफ अ कार हैज सेवरल सिलेंडर्स। एक सिलेंडर नहीं होते, 10,000 सिलेंडर होते हैं। 3 ऑफ दी सिलेंडर्स आर शोन इन फिगर 3.2। ठीक है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। X is the same cylinder and piston as shown in figure 3.1. जो 3.1 था वही वाला ये है। Y and Z are two further cylinders with the lowest and highest positions of the top surface of each piston indicated. ठीक है, टॉप और बॉटम उन्हें दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इसका दिखाया हुआ था, इसका भी दिखाया हुआ है, टॉप एंड बॉटम ये। The pistons in the cylinders each have the same frequency of oscillation, but they are not in phase. At a particular instant in time, the position of the top of the piston in cylinder X is as shown. ये रहा आपका cylinder X top पे। In cylinder Y, the oscillation of the piston lead those of piston in cylinder X by a phase angle of 120 degrees या 2 pi upon 3 radian. Complete the diagram of cylinder Y for this instant by drawing a line to show the top surface of the piston, an arrow to show the direction of movement of the piston. तो क्या हम ये सवाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। उससे पहले मैंने आप लोग को क्या समझाना है, मुझे जरा ये समझाना है ये क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक है, दे लीड का मतलब क्या होता है? आगे चलती है। ठीक है, पहले का करती है काम सारा। तो लीड का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ग्राफ एक तरीके से बन रहा है तो वो ग्राफ ये वाई के लिए पहले ही बन जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीड। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ वॉट एवर दिस ग्राफ इज। अच्छा, नाउ इफ वी ड्रॉ दिस ग्राफ, अगर हम बनाते हैं सच्ची में ये ग्राफ, ऐसा करते हैं, हम यू बनाते हैं और मैं इसको एंगल्स में ही बनाऊंगा। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो एक चीज सही तरीके से आ जाए और हम एंगल्स के हिसाब से ही क्वार्टर क्वार्टर करके चल रहे हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। ग्राफ क्या है? ग्राफ कॉस का माइनस है, यानी कॉस का उल्टा है। तो यानी मतलब ये हुआ, जब कॉस मैक्सिमम शुरू होता है मैक्सिमम पे खत्म करता था, ये वाला मिनिमम से शुरू करके मिनिमम पे खत्म होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे यहाँ होगा, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे यहाँ। ये किसके लिए बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं एक्स वाले के लिए ग्राफ। ठीक है, मैं कोई अभी मैंने लीडिंग वीडिंग कुछ अभी कंसिडर नहीं करी, मैं जो हूं मैं अपनी पहले वाली इक्वेशन के लिए बना रहा हूं ग्राफ। दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, अच्छा, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग इट लीड्स दैट, यानी 120 डिग्री पहले आता है। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको ये सारी वैल्यूज चाहिए हैं y वाले के लिए, तो आपको ये ग्राफ उठा के 120 डिग्री आगे लेके जाना पड़ेगा। सब कोई बात समझ आ रही है? लीड कर रहा है तो पहले बनेगा, यानी हर वैल्यू में से 120 निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी, यानी ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट बाय 120 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? लीड का मतलब समझ में आ रहा है सबको? लीड का मतलब है आगे चलना, पहले खत्म करता है, पहले सारी चीजें करता है। ठीक है, इट
इज डूइंग ऑल द थिंग्स, पहले शुरू इससे पहले ही कर लेगा, यानी जो ये आपका एक्स वाला ग्राफ है इससे पहले ही कर लेगा ये सारी चीजें, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो भी है इससे पहले ये चीज आ जाएगी, यानी अजेन, और एक और को समझ नहीं आया था मुझे, तरह से याद नहीं है, एमन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। तो देखो बेसिकली अगर मैं वाई का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये पहले बनेगा, और कितना पहले बनेगा, 120 डिग्री पहले बनेगा। मतलब इसका बात ये, मतलब इसकी इससे बात मेरी मतलब ये हुई कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, लीड्स ना, लीड्स का मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री पहले करा, यानी हर एंगल में से तुमने 120 डिग्री निकालना पड़ेगा। सो दिस मींस कि ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला, इट इज कमिंग एट ए -120 डिग्री, ठीक है। सो लेट्स मार्क ऑफ -120 कहीं इधर, -120 डिग्री मैं इधर मार्क करूं, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहां पे। 90 डिग्री में से 120 निकालोगे तो क्या आएगा, -30। सो -30 डिग्री, यानी ये वाला पॉइंट अब यहां आ गया। 180 में से 120 निकालोगे तो कहां आओगे, 60 डिग्री पे आओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आ गया। 270 में से 120 निकालोगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। सो आप मतलब तकरीबन यहां आ गए, तो आप यहां आ गए, ठीक है। 270 वाला पॉइंट इधर आ गया। 360 में से 120 निकालोगे, क्या आता है, 360 में से 120 निकाले कोई, 240 आता है, ऐसी बात ये। तो ये यहां आने लग गया 240 में, राइट। तो यानी जो y का ग्राफ है वो पहले ही बन जाता है x के ग्राफ से, राइट। आप समझ में आ रही है एमन और अजेन, आ गया समझ। अच्छा जी, नाउ सर क्या हम इस ग्राफ में से, जैसे अभी तो देखो ग्राफ बना, आपने बनाया ना, मतलब मुझे पता है कि इस वाले का, यानी मतलब ये जो वैल्यू है ये -4 है ना, और मुझे पता है ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, वो 4 है। तो सर क्या मैं ग्राफ में से, जैसे देखो एट दी सेम टाइम पीरियड पूछो, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पूछो, एट अ पर्टिकुलर टाइम द पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर। पर्टिकुलर टाइम क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट टाइम क्या है, जब आपका टाइम 0 था, राइट। टाइम 0 पे यूर सपोज टू हैव ए -4 की डिस्प्लेसमेंट, यानी आप नीचे वाली पोजीशन में होने वाले, आपका मीन ये है, और जब आप 0 डालोगे इधर तो ये पूरी चीज 0, मोस्ट मिनिमम पॉइंट आएगा कॉस्ट में, मोस्ट मिनिमम पॉइंट आएगा एट 0, माइनस कॉस्ट में 0 टाइम पे मोस्ट मिनिमम पॉइंट आएगा, यानी ये जो है, ये वाली जो पोजीशन है वो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आ रही है, ठीक है। दिस पोजीशन यानी जो इंस्टेंट एंड टाइम बोली हुई है वो टाइम t इक्वल्स टू 0 है। इस बात को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इस बात को भी समझ लिया हमने, ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखोगे कि सर मतलब ये हुआ कि 0 पे -4 था, तो तुम्हें बेसिकली ये वाली वैल्यू रीड ऑफ करनी है, ऐसा ही है, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरी स्केच इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इधर से ग्राफ में से रीड ऑफ कर सकूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये तो समझ में आ गई ना कि -120 डिग्री आगे है, यानी अगर इस चीज में से, यानी मेरे पास जो x वाली इक्वेशन थी विच वाज -4 cos 220t, उसमें से अगर मैं 120 डिग्री निकाल दूं तो मेरा y वाला ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ही होगा। अगर मैं x वाले में से 120 डिग्री निकाल दूं, माइनस करता जाऊं, हर आंसर में से -120 डिग्री करता जाऊं, तो क्या मेरा y वाला ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिकॉज वी आर लीडिंग बाय 120। अब पर्टिकुलर टाइम ऑफ क्या थी, वो टाइम t इक्वल टू 0 था, सो -4 cos 220 0 -120 डिग्री। कोई करेगा इसको कैलकुलेट, क्या आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है। तो हमें ये पता चल गई कि ये वैल्यू 2 है, यानी इसका मतलब है मेरा स्केच जो है वो इंतहाई बेकार स्केच बना है, लेकिन खैर हमने ये वैल्यू निकाल ली 2, राइट। सो 2 क्या मतलब, 2 ये मतलब है कि अपने मीन से 2 सेंटीमीटर ये ऊपर है। सबको ये बात समझ आ रही है, अपने मीन से ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। अगर ये अपने मीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी अपने एम्पलीट्यूड से भी 2 सेंटीमीटर नीचे है, तो मैंने इधर ये 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, ताकि एग्जामिनर को क्या हो, एग्जामिनर ये ना करे मेरे साथ कि वो समझे ये तो लाइन सही तरह से नहीं बनाई है, अपनी मर्जी से खींच दी है, तो मैंने मार्क कर दिया। तो मैंने लिख भी दिया और मैंने मार्क भी कर दिया, भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से आप 2 सेंटीमीटर नीचे हो, यानी आप मीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो। सबको यहां तक बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ग्राफ क्यों बनाया था,
ग्राफ इसलिए बनाया था बिकॉज ये 2 सेंटीमीटर जो आएगा ये आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, यू डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ठीक है। ये ग्राफ हमने किस चीज का बनाया है? ये हमने बनाया है y अगेंस्ट t का, राइट। सो अब ये देखोगे, क्या देखना है हमें इसमें, एक सेकंड मैं जरा ये चीज देख लूं कि मैं जो हूं कुछ, ठीक है। तो दो तरीके हैं देखने के इसके, दो तरीके क्या हैं भाई, आप अभी यहां पे हो 2 सेंटीमीटर पे, अब क्या करने वाले हो, ऊपर जाने वाले हो, है ना। तो इसका मतलब आप कहां जाओगे, आप ऊपर ही जाओगे, ठीक है। स्केच बनाओगे, स्केच इतनी ऑफ कभी नहीं होगी, अगर रीजनेबल डिस्टेंसेस लोगे तो स्केच कभी इतनी ऑफ नहीं होगी कि आपको गलत चीज दे, ठीक है। आप यहां पे हो, आप अभी ऊपर जाने वाले हो, एक तो ये देख सकते हो, बाकी आपको क्या पता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है। पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब अगर हम सारे डिस्प्लेसमेंट्स अपवर्ड्स पॉजिटिव कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट्स जो पॉजिटिव वेलोसिटीज है वो भी अपवर्ड्स सारी पॉजिटिव, ठीक है। खैर मेरे हिसाब से ये मुश्किल हो जाएगी सबके लिए, इसको भूल जाओ। ये जो है वो इधर कोई मैसेज आया किसी ग्रुप पे, ये आपको 2 सेंटीमीटर पे है, आपको ऊपर जाना है, तो दिस इज एन अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आपकी अब इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सबको क्लियर ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर। In cylinder Z, the oscillations of the piston lead those of the piston in cylinder X by a phase angle of 240 डिग्री। यानी अब जो ग्राफ बनेगा वो 240 डिग्री से आगे बनेगा, यानी हर वैल्यू में से 240 डिग्री सबट्रैक्ट हो रहा है। तो जरा जल्दी से सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगी भाई, वो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू -4 cos 220t। लेकिन अब क्या निकालना है, अब हमने 240 निकालना है, सो 240 निकलेंगे। और कौन सा टाइम था हमारे पास, टाइम जो था वो हमारा 0 का टाइम था, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले ग्राफ में भी जो लाइन बनेगी वो भी 2 सेंटीमीटर ही बनेगी। अब रह जाती है बात डायरेक्शन की, भाई y वाला अगर ऊपर है तो z वाला भी ऊपर करके आ जाओ, नहीं उसके लिए ग्राफ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ को जरा देख लेते हैं, कितनी है, 240 डिग्री है, अल्लाह माफ करे, शर्म आती नहीं इन लोगों को जो है वो इतने मुश्किल से सवाल देते हैं। -240 डिग्री ये आ गया, यानी ये वाला जो पॉइंट था ये -240 अब ऊपर इधर आ गया, तो -240, ठीक है। 90 में से -240 कोई निकालेगा, ये मैं खुद ही निकाल देगा, हो जाएगी 90 -240 -150, तो -150 पे ये वाला पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद 180 माइनस 1 नहीं 180 -240 -60 तकरीबन यहाँ आ गया, ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर 270 में से 240 निकालोगे तो 30 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्क भी करता जाऊं, सॉरी 90 वाला, सॉरी ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, 180 वाला इधर, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी ये इधर आ गया, 270 वाला इधर आ गया, ठीक है इधर आ गया, और 360 में से 240 निकालोगे 120 डिग्री आता है, राइट। सो दिस इज 120 डिग्री, और यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे तुमने मिनिमम होना है, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए 240 से। अब जब ग्राफ बनाने को जाओगे तो ये नजर आ रहा होगा कि अगर स्केच मीनिंगफुल होगी तो ये देखो 0 टाइम पे देखना था, अभी तुम इधर हो, अब तुम्हें नीचे जाना है, सो बेसिकली आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स फॉर दिस वन, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ डाउनवर्ड्स। और मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे इस पे सोच रहे होंगे सर 1 मार्क के लिए हम इतनी ख्वारी करेंगे, करनी हो तो कर ले, नहीं करनी हो तो नहीं कीजिएगा, अगर जो है वो बाकी पेपर में बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन आप मुझे जानते हैं मैं सारी ख्वारियां करवाता हूँ, ठीक है। और फॉर द पिस्टन इन सिलेंडर वाई कैलकुलेट इट्स स्पीड फॉर दिस इंस्टेंट। अब देखो आपने ये निकाल लिया कि 2 सेंटीमीटर आ रहा है वाई पे, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर आता है वाई पे, और आपको अब स्पीड निकालनी है। देखो टाइम का तो हमारे पास कोई
वही नहीं रहा ना, तो टाइम की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं अक्सर, हम जो है वो वेलोसिटी निकालने के लिए वी विल ऑलवेज बी रेफरिंग टू दिस इक्वेशन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। ठीक है, सो वेलोसिटी स्क्वायर निकालना है, ओमेगा स्क्वायर हमने पहले ही देखा हुआ है, वो क्या था, वो था 220, सो 220 होल स्क्वायर। देन तुम डिफरेंशिएट करने बैठोगी, डिफरेंशिएट मैंने मना किया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग डिफरेंशिएशन फॉर एट इन जो है वो क्या कहते हैं इन फिजिक्स। ठीक है, अच्छा एक्स नॉट स्क्वायर क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर अल्लाह जाने क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर इसका जो था वो 4 था, राइट, ग्राफ में हमारे पास 4 था, सो एक्स नॉट स्क्वायर 4 स्क्वायर चला गया, और आप वाई पे इस इंस्टेंट पे कहाँ हो, हमने निकाला था आप वाई में इस इंस्टेंट पे 2 पे थे, ठीक है, सो वी विल जस्ट डू -2 स्क्वायर, और ये आ गया वेलोसिटी विल इक्वल टू, बल्कि आप लोग खुद ही कर लीजिए कैलकुलेट, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाए, स्क्वायर रूट लगाए, एंड गिव मी द आंसर टू दिस। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू नो एनी डिफरेंशिएशन या कुछ भी। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वेलोसिटी डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, हमेशा ये फॉर्मूला लग रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा एग्जामिनर आपको कभी नहीं डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा, यू विल ऑलवेज फाइंड वेलोसिटी के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, कुछ होशियार बच्चे होंगे, हाँ वो इसको डिफरेंशिएट भी कर बैठेंगे, वो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेंगे, एंड फिर इसमें टाइम जीरो डालेंगे तो वेलोसिटी खुद ब खुद आ जाएगी, वो भी किया जा सकता है, उसमें आई एम नॉट डिनाइंग यू, लेकिन यस कशिश आई टेल यू द डायरेक्शन पार्ट अगेन, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करने की कभी नौबत आएगी, ठीक है, दैट इज ऑलवेज वन थिंग जो एग्जामिनर आपसे कभी नहीं बोलेगा, जिसने भी आपको बोला डिफरेंशिएशन सीखनी है, नहीं आती काम, ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अच्छा जी, और सिर्फ a1 जो है वो कैलकुलेट के बैठी हुई है, वेलोसिटी विल इक्वल टू 762, ये लो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, a simple pendulum consists of a metal sphere suspended from a fixed point by means of a thread as illustrated in figure 3.1। ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, सीलिंग के साथ लगा हुआ है, इस तरीके से पेंडुलम यूं यूं घूमता है, 94 ग्राम्स का स्फेयर है, and it is displaced to one slide through a horizontal distance of 12.7 centimeter. The center of gravity of the sphere rises vertically by 0.90 centimeter. ठीक है जी, the sphere is released so that it oscillates. The sphere may be assumed to oscillate with simple harmonic motion. State what is meant by simple harmonic motion, ये आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, right? State the kinetic energy of the sphere when the sphere returns to the displaced position in figure 3.1. तो sphere जब घूम के वापस इस पोजीशन पे आता है तो what's its kinetic energy at this point? जल्दी जल्दी, the velocity over here, ये इन फॉर मोमेंटरीली इट कम्स टू रेस्ट, मोमेंटरीली ये रेस्ट पे आएगा, सो मोमेंटरीली जब रेस्ट पे आ रहा है तो मोमेंटरीली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। एक्चुअली अब आपने ये तो बताइए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कैन वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस, टोटल एनर्जी कैसे निकालूं, फॉर्मूला से यस के ई प्लस पीई पुट यस क्या था, बिकॉज ई के इज जीरो। ओके, सो जरा जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला ये था, मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के बताओ जरा जल्दी से। अच्छा, सो ये जो फॉर्मूला जो बोल रहे थे, ठीक है, वो जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा खुद ही कि फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास ओमेगा नहीं था। ठीक है, यू डू नॉट हैव दी ओमेगा, अभी तक आपके पास ओमेगा नहीं है अभी तक। ठीक है, सो आप ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, सो अब एक डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत दफा ये देखोगे ईटी हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर से निकल रही है, लेकिन इस केस में हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो व्हाट विल आई यूज, मुझे पता है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ही सारी की सारी टोटल एनर्जी है, सो द टोटल एनर्जी विल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर, सो जो आपकी जीपीई आ रही है वो ही आपकी टोटल एनर्जी होगी। सो लेट्स गो ओवर हियर, और आपकी जो ईटी है वो मैं ले रहा हूं जीपीई, और ये लेने के बाद जो है लेट्स यूज एम क्या था आपका, एम था आपका 94 ग्राम्स, ठीक है, 94 इंटू टेन पावर -3, जी क्या था, जी था 9.81, हाइट क्या थी आपकी, हाइट थी 0.90 सेंटीमीटर, तो दिस इज 0.9 इंटू 10⁻²। क्या आ रहा है आंसर,
8.299 इंटू 10⁻³ ठीक है, 8.299 इंटू 10⁻³। हमें जो है वो सारी वैल्यू जो थी वो 2 सिग्निफिकेंट दी हुई थी, ठीक है। सो 0.902 सिग्निफिकेंट है जो हमने इस्तेमाल करी है, तो वही ले लेते हैं एंड उसके हिसाब से ये 8.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं, अब आपको बोल रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दो। तो अब अगर आपको टोटल एनर्जी पता चल गई है तो अब फॉर्मूला लगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। सो ईटी का फॉर्मूला क्या था? ईटी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ईटी क्या है? ईटी जो है वो 8.3 इंटू 10⁻³ है। हाफ एम की जगह 94 इंटू 10⁻³ ओमेगा निकालना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर की जगह आई विल पुट इन दिस जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द सेंटर 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12.7 इंटू 10⁻², ठीक है। उधर स्क्वायर रह गया था उधर लिखना, तो इसलिए वो आंसर जो है वो गलत आ रहा था, इधर स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यूज डेटा फ्रॉम बी टू डिटरमिन एल, ठीक है। सो एल हम कैसे निकालेंगे? यू नो ओमेगा आपको पता चल गया, ठीक है। तो 3.3 विल इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, टी जो है वो आपका आ गया 2 पाई अपॉन 3.3, सही है जी। अच्छा, अब क्या है, आपने जो है वो L चाहिए आपको, L आपको बताया, L आपने ढूंढना है, और G जो है यू हैव ऑलरेडी नो, वो 9.81 होगा। तो जस्ट लेट्स प्लग इन प्ले जल्दी से। T जो है वो 2 पाई अपॉन 3.3 है, ठीक है जी। ये 2 पाई है इधर, देन दिस इज द रूट ऑफ L हमें निकालना है, और ये हो गया 9.81, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे दोनों साइड्स जो है वो जरा स्क्वायर कर देते हैं। लेट स्क्वायर बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3.3 स्क्वायर, और ये कर लेते हैं 4 पाई स्क्वायर एज वेल, और ये हो जाएगा इनटू L अपॉन 9.81, ठीक है जी। देन दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, ये उधर भेजते हैं। सो L बेसिकली वर्क्स आउट टू बी 9.81 अपॉन 3.3 स्क्वायर, राइट। So what's the answer for L? 0.9, ठीक है। Let's go with 0.90, that is too significant, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, फिर ये है a U-shaped tube contains some liquid. The liquid column in each half of the tube has length L as shown in figure 3.1. ठीक है, लेंथ L है। The liquid columns are displaced vertically. The liquid then oscillates in the tube. The liquid levels are displaced from the equilibrium positions as in figure 3.2. तो इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है आप इस तरह से दे सकते हो। बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो करने लग जाता है। They haven't told you this is simple harmonic motion, but उन्होंने इतनी इंडिकेशन आपको जरूर दे दी है, ठीक है। सो यूजिंग दिस स्टेटमेंट आई नीड टू टेल देम कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे भाई? यू नो एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल्स टू है माइनस जी अपॉन एल एक्स, ठीक है। सो वी नो जी अपॉन एल, ऑब्वियसली लेंथ भी उसकी कांस्टेंट होगी और जी भी उसका कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट, ठीक है जी, इज अ कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आ गई आपकी सिंपल हार्मोनिक की स्टेटमेंट। और जब भी उनको ये बताना होगा, आपको ये बताना होगा सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन आपको वाजे नहीं करना होगा, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन दे देंगे जिसमें हमेशा ऐसा हो रहा होगा कि ये एक चीज कांस्टेंट निकल सकती है, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर the motion is simple harmonic as acceleration is directly proportional but opposite to x, ठीक है जी। as g upon l is a constant, ठीक है जी, which is equal to, अब आपको ये भी पता है कि कांस्टेंट क्या चाहिए, which is equal to ओमेगा स्क्वायर the time period will also be constant,
राइट। सो जो आपकी जो सिंपल हार्मोनिक के जो 3 पॉइंटर मैंने बताए हैं, कांस्टेंट टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन जो है वो इस तरीके से आपको दिखा देनी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जब भी दिखा दोगे तो तुमने प्रूव कर दिया कि सिंपल हार्मोनिक है। सही है जी। अच्छा जी, नाउ द लेंथ L ऑफ ईच लिक्विड कॉलम इज 18 सेंटीमीटर्स, डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा आपको पता है भाई, G अपॉन L क्या है, वो है T। सो देयरफॉर सॉरी, G अपॉन L क्या है, वो है ओमेगा स्क्वायर। सो G अपॉन L विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं ले लीजिएगा, माइनस जो है वो सिंपल हार्मोनिक को प्रूव करने के लिए। सो G अपॉन L ये आ गया, देन लेट्स डू जल्दी से 9.81 अपॉन L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, सो 18 इंटू 10 पावर माइनस 2, एंड देन ओमेगा की जगह हम ले लेते हैं 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर, एंड देन टी स्क्वायर विल इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर into 18 into 10 power minus 2 divided by 9.81, right? And then you square root both sides. So what is the answer over here? 0.85. Okay. ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जरा मुझे इसका आंसर दो कि इन्होंने बताया आपको the oscillations of the liquid in the tube are damped. ठीक है, the oscillations of the liquid in the tube are damped. Can you give me a reason for this damping? Damping क्यों हो रही होगी? कोई अंदाजा, कोई guess? How would you be getting dissipative losses, for example, like heat? क्या क्यों हो रही होगी damping इस केस में? Any idea? प्रेशर की वजह से? नहीं, प्रेशर की वजह से नहीं। Maybe because of friction. वजीहा is correct. भाई dissipative losses होंगे तो अक्सर अमूमन उसमें फ्रिक्शन का काम होगा। ठीक है जी। So you can say friction of liquid with walls of tube, right? और अक्सर और बेशतर जब भी डैम्पिंग हो रही होगी तो या तो फ्रिक्शन कर रही होगी या एयर रेजिस्टेंस। मेनली दीज आर टू फोर्सेस जो डिसिपेटिव लॉसेस लाइक हीट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, नाउ अब जरा ये कर लेते हैं। In any one complete cycle of the oscillations, the amplitude decreases by 6% of its value at the beginning of the oscillation. Determine the ratio energy of oscillations after 3 cycles upon initial energy of oscillations. सही है। So energy of oscillations after 3 cycles. We need to understand this कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बोलते हैं कि 6% से ये डिक्रीज करता है each time. It decreases by a 6%. यानी अगर आपके पास x नॉट था तो उसको आपने क्या किया, उसको आपने 94% किया, फिर जो वैल्यू आती है आपने उसको फिर से 94% किया, और फिर जो वैल्यू आती है आपने उसको फिर से 94% किया, राइट? सो यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग 94 3 times. So can I say that after 3 oscillations, okay, क्या एमन को समझ में नहीं आया? एक सेकेंड एमन, मैं समझा रहा हूं। अच्छा, मैं समझा रहा हूं। देखो, वो आपको बोल रहे हैं कि in any one complete cycle of the oscillation, the amplitude decreases by 6% of its value at the beginning of the oscillation. ठीक है, यानी अगर फर्स्ट ऑसिलेशन में x नॉट था तो वो 6% डिक्रीज कर रहा है, यानी वैल्यू क्या रह जाती है, वैल्यू रह जाती है 94%। ऐसा ही है। और उस वो जो वैल्यू आई वो नेक्स्ट ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, राइट? लेकिन अब ये जो वैल्यू आई ये फिर से डिक्रीज करेगी इन द नेक्स्ट ऑसिलेशन, ऐसा ही होगा। सो ये फिर से 94% से मल्टीप्लाई होगी, एंड देन अगेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 94%, तब जाके आपकी 3 साइकिल्स कंप्लीट होंगी, राइट? सो बेसिकली 94% जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कैन आई से आफ्टर 3 ऑसिलेशंस x नॉट जो होगा आफ्टर 3 ऑसिलेशंस दैट शुड बी इक्वल्स टू द इनिशियल x नॉट। 6% से होगी ना, 94% से नहीं। नहीं मेरा बच्चा, देखो 6% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? मैं निकालना चाह रहा हूं उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। 6% तो डिक्रीज है ना। बेसिकली x नॉट में अगर 6% अगर मैं इसका निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 6% x नॉट, ठीक है? अब जो नई वाली वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो x नॉट माइनस 6% x नॉट आएगी, तब जाके मेरे पास वैल्यू आएगी। तो वो देखोगी 0.94 x नॉट आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो बजाय उसके कि 6% का डिक्रीज देखो इच टाइम, तुम ये देख लो कि बच कितनी रही है वैल्यू। हमें पता है बच हमेशा वैल्यू कितनी रही है, वो 94% x नॉट बच रही है, ठीक है?
सही है जी। सो 94% एक्स नॉट बच रही है। सो जो आपका पहला वाला एक्स नॉट था उसमें जो है वो 94% 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने उसको 94% क्यूब लिख लिया। सो बेसिकली ए 0.94 क्यूब्ड इज 0.83। सो आपका जो एक्स नॉट 3 है, जो 3 ऑसिलेशन के बाद आ रहा है, वो आ रहा है 0.83 एक्स नॉट। सही है जी। दैट्स कमिंग आउट टू बी दिस। एक्चुअली अब जरा ये रेशियो निकाल लेते हैं। सो ऊपर वाला भी देखो कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर से, और नीचे वाला भी वैसे ही होगा। तो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज दिस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और ये हो गया 3 स्क्वायर अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड देन एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है जी। हाफ हाफ कैंसिल, एम एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक्स नॉट 3 होल स्क्वायर क्या है, वो था 0.83 एक्स नॉट होल स्क्वायर अपॉन ये क्या था, ये तो वैसे ही एक्स नॉट था, तो ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया। और जब ये करोगे तो 0.83 का लास्ट टाइम स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.6889 एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ये एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल, यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 0.69। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, मुझे 18 दी हुई थी तो मेरे पास आगे से क्वेश्चन में जो है वो, या ये भी देख रहे हो 2 सिग्निफिकेंट थी, तो मैंने इसलिए 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू लिया। क्लियर? अच्छा जी। ठीक है। अ मेटल ब्लॉक हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, the other end of the spring is tied to a thread that passes over a pulley and is attached to a vibrator as shown in figure 4.1। ठीक है, तो ये वाइब्रेटर है ऑब्वियसली, ये उन्होंने बोला है द वाइब्रेटर स्विच्ड ऑफ, द मेटल ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज्ड, द वेरिएशन विद टाइम t of the displacement y of the block from its equilibrium position is shown in figure 4.2। तो वाइब्रेटर को नहीं चला रहे हैं, ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक अपनी ओन पे, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या आ गया, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ गया। ठीक है जी। नाउ फॉर द वाइब्रेशंस ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा कैसे निकलेगी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट विल बी 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई टाइम पीरियड आप ग्राफ में से देख ले, इस पॉइंट से दोबारा से इस पॉइंट में आने में आपको 0.6 सेकेंड लगे, सो 0.6 डालेंगे एंड यू विल गेट योर ओमेगा आउट। ठीक है, 10.5 10.5। अच्छा जी। फिर द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशंस तो देखोगे ET विल इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर पता चल गया, एक्स नॉट स्क्वायर यू कैन वर्क आउट थ्रू द ग्राफ, दैट इज कमिंग आउट टू बी अ 2 सेंटीमीटर, और मास भी दिया हुआ है 120, वो सब प्लग इन कर दो, आ जाएगी चीज। ठीक है, ये नहीं करवा रहा क्योंकि देर लगेगी, चलो सबको जो है मैग्नेटिज्म पढ़ने की बहुत जो है वो जल्दी पड़ी है, बस ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लो फिर मैग्नेटिज्म चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज वैरिड फ्रॉम 0.7 f टू 1.3 f। कब वाइब्रेटर अब स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखो बेसिकली पहले अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था, अब ये वाइब्रेटर स्विच ऑन किया तो अब ये ड्राइवर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग अ न्यू ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, actually the frequency of vibration is varied from 0.7 f to 1.3 f, where f is the frequency of vibration of the block in A। ठीक है, तो f इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये f जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। For the block, complete figure 4.3 to show the variation with frequency of the amplitude of vibration, label this line A। so इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये वही वाला ग्राफ है, एक्स नॉट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करना है, आपने एफ पे जो है वो एक पीक दिखानी होगी, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, कभी भी ये नहीं होगा कि आपका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। ठीक है, डू नॉट एवर डू दैट, आपका एम्पलीट्यूड कभी 0 नहीं होगा, एफ पे पीक करेगा। ठीक है, कहीं एफ पे आपने एक पीक बनानी है, सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, उसमें पीक भी थोड़ी सी ऐसी दिखाते हैं आ रही है, एंड देन जो है ये वापस से डाई डाउन करती है, कुछ इस तरह से चलता है। सही है जी। So it's something like this, वो वाली चीज है जो हमने पढ़ी थी as that resonance। अच्छा जी, now some light feathers are now attached to the block in B to increase air resistance। The frequency of vibration is once again varied from 0.7 f to 1.3 f। The new amplitude of the vibration is measured for each frequency। On figure 4.3, draw a line to show the variation with frequency of the amplitude of vibration, label this line B।
तो अब इसकी न्यू लाइन कैसे बनेगी? व्हेन इट, इस पे फेदर्स लगाए मैंने, फेदर्स लगा के क्या हुआ है, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, यानी इससे क्या हुआ है, इससे आपकी डैम्पिंग इंक्रीज हुई है। डैम्पिंग इंक्रीज होने की वजह से ग्राफ में क्या क्या दिखाना पड़ता था, 3 पॉइंटर थे। व्हाट वर दोस 3 पॉइंटर्स? किसी को याद है? नहीं करके आएंगे तो फिर 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। दी एम्पलीट्यूड्स मस्ट ऑलवेज बी लोअर, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे पहले वाइब्रेशन होती थी मैक्सिमम, अब वो शिफ्ट कर जाएगी समवेयर टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड देन यू आल्सो डोंट नो, यू विल नॉट बी ड्राइंग द पीक एज पॉइंटी, ठीक है। पीक को भी फ्लैट बनाना पड़ेगा। जब ये 3 चीजों का ख्याल रखोगे तब जाके सही ग्राफ बनेगा। सो ये जो है ये बी है, एंड ये वाली जो है वो ए थी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?